वेनेजुएला, अमेरिका, जो घटनाएं घटी हैं, मादुरो की गिरफ्तारी, आपका दृष्टिकोण क्या कहता है इस पर? ये शक्ति प्रदर्शन था और उससे भी ज़्यादा बढ़कर ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक खुलेआम उल्लंघन था। हम देशों के झगड़े में नहीं पड़ते, हम ये कहते हैं कि आप आपस में मामला बैठ करके सुलझाइए। हम मीडिएट भी नहीं करेंगे, हम आपको कंजीनियल एटमॉस्फेयर बनाने में, आपको सही वातावरण बनाने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन काम आपको करना है, बैठ के डिस्कस। आप इंटरनेशनल बॉडीज, क्या वो भी मौन रहेंगी? क्या वो भी कोई स्टैंड नहीं लेंगी? इंटरनेशनल लॉज का इस तरह से उल्लंघन होगा। यूएन कहाँ है? सिक्योरिटी काउंसिल अपने ही जाल में फंस गई है कि अगर कोई किसी भी संघर्ष की स्थिति में अगर पांचों में से कोई एक देश इन्वॉल्व होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पाता। सेक्रेटरी जनरल ने, उन्होंने बड़े क्रिप्टिक लैंग्वेज में कहा कि आइदर यू शुड इंक्रीज योर डिफेंस बजट टू 5% और बी प्रिपेयर टू लर्न रशियन। पर ये तो ट्रम्प की दादागिरी लग रही है सर। बिल्कुल दादागिरी है। उस आदमी को कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है। अचानक हुआ हादसा तो नहीं हो सकता, ये एक लंबे समय से प्लानिंग चल रही होगी बांग्लादेश में। सो कुड वी नॉट सेंस इट सर? देखिए, हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हो सकता है हमारी इंटेलिजेंस में यहाँ कुछ चूक हुई हो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जंग सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि तेल, डॉलर, रेयर अर्थ मेटल्स और समुद्री रास्तों पर लड़ी जा रही है। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन, मजदूरों की गिरफ्तारी, मैक्सिको कोलंबिया को धमकियां, ईरान पर मंडराता खतरा और डोनाल्ड ट्रंप की नज़र ग्रीनलैंड पर। एक ऐसा द्वीप जो बर्फ से ढका है लेकिन जिसके नीचे छुपा है भविष्य की टेक्नोलॉजी और वैश्विक ताकत का असली खजाना। साथ ही बांग्लादेश भारत द्विपक्षीय रिश्तों में काफ़ी दिक्कतें नजर आ रही हैं। हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी जी, जिनके पास नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दशकों का अनुभव है। आज हम जानेंगे कि इन जटिल राजनीतिक घटनाओं का भारत, दक्षिण एशिया और वैश्विक स्तर पर क्या मतलब है और आगे क्या संभावनाएं हैं। आपका स्वागत है त्रिपाठी सर हमारे कार्यक्रम में। तो शुरुआत करते हैं वेनेजुएला, अमेरिका, जो घटनाएं घटी हैं, मादुरो की गिरफ्तारी, आपका दृष्टिकोण क्या कहता है इस पर कि क्या ये जो हुआ ये एक शक्ति प्रदर्शन था या फिर ये अनिवार्य था, ये ज़रूरी था? क्या लगता है आपको? देखिए श्वेता जी, ये अनिवार्य तो नहीं था, ये शक्ति प्रदर्शन था और उससे भी ज़्यादा बढ़कर ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक खुलेआम उल्लंघन था। बिल्कुल। कोई भी संप्रभु स्वतंत्र देश हो, उसमें किसी भी तरह का शासन हो, आप उसको तब तक वहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले सकते जब तक कि वो आपको सीधे सीधे तौर पे आपको प्रभावित न कर रहा हो। यहाँ पर स्थिति दूसरी थी। हाँ, भौगोलिक रूप से वेनेजुएला अमेरिका से दूर था, बिल्कुल। क्योंकि बीच में मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के कई छोटे छोटे देश होते हैं। आर्थिक रूप से वेनेजुएला अमेरिका को कतई चैलेंज नहीं कर रहा था। और जो ड्रग कार्टेल की या नार्को टेररिज्म की बात है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ही मतलब वो तथ्यों पर आधारित तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ट्रंप ये कहते आ रहे थे कि नार्को टेररिज्म हो रहा है, फेंटानिल उधर भेजी जा रही है, लेकिन कोई उसका सबूत नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के राष्ट्रपति मदुरो के कैप्चर के बाद ट्रंप ने अभी तक एक बार भी अपने किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा है कि नार्को टेररिज्म की वजह भी एक वजह थी मादुरो की गिरफ्तारी की। अभी वो सिर्फ तेल और तेल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये है कि अगर वहाँ पर जैसा भी शासन चल रहा था, उस शासन से आपको डायरेक्टली कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आपको वहाँ पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य, कोई कारण नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ परेशानी वहाँ से हो रही है, जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि 1971 में जो भी पूर्व पाकिस्तान में घटनाएं घट रही थी वो उनकी अपनी थी, उनका इंटरनल आंतरिक मामला था।
लेकिन चूंकि उससे हमें परेशानी तब हुई जब वहाँ से करोड़ों की संख्या में लोग आए और हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ने लगा, हमारे सीमा चौकसी पर प्रभाव पड़ने लगा। लेकिन अमेरिका और इसमें तो कोई ऐसा संबंध है कुछ नहीं। ऐसा संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, और मेरी समझ में नहीं आता कि ट्रंप हर बार अपने बयान बदलते हैं और वो जो कुछ भी तर्क देते हैं वो इतने खोखले होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनियों ने वहाँ जाके इन्वेस्ट किया, निवेश किया, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ खड़ी की, रिफाइनरी खड़ी की, हमने पैसा लगाया, इसलिए वेनेजुएला के तेल पे हमारा हक है। वेनेजुएला का तेल तो उसके जमीन के नीचे है। फिर तो चीन तो हर जगह पैसे लगा रहा है। चीन हर जगह पैसा लगा रहा है। अब वो उनके ट्रंप की बात की समझने के लिए मेरे ख्याल से कुछ बहुत बड़े रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अभी देखिए उससे पहले ट्रंप ने इसमें कहा इमिग्रेशन के खिलाफ कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे नहीं हैं, उनके खिलाफ अगर उन्होंने कुछ किया तो उनको हम डिपोर्ट कर देंगे। भाई आपके ग्रैंडफादर तो जर्मनी से आए थे, आप कौन सा वहाँ के जो ओरिजिनल बाशिंदे थे उनको तो आपने रेड इंडियंस को भगा के कोने में डाल दिया, वो माइनॉरिटी में हो गए। अमेरिका तो पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका बसा हुआ है, जो बाहरी लोग जो यूरोप से जेल सेंटेंस काटते थे उनको वहाँ भेजा जाता था देश निकाला करके। तो आपका भी क्लेम नहीं बनता उस देश पे। लेकिन अब वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। सर, आप बिल्कुल एक सही व्यक्ति होंगे वेनेजुएला की स्थिति बताने के लिए, क्योंकि आपने ब्राज़ील, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, ओमान, मालदीव्स, हंगरी, स्वीडन और वेनेजुएला में भी आपकी पोस्टिंग रही है, आप वहाँ रहे। तो वेनेजुएला में जब आप रहे तो वहाँ की स्थिति को आपने कैसे देखा और अब क्या वो परिवर्तित है? बिल्कुल, काफ़ी कुछ बदल गया है। देखिए, जब मैं वेनेजुएला में था वहाँ सितंबर 2002 से लेके और अक्टूबर 2005 तक, उस वक्त भी वेनेजुएला दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश था। तेल का जिसके पास भंडार था, तेल का भंडार है। अब उस वक्त क्या हुआ था कि ह्यूगो चावेज की सरकार आई थी, सोशलिस्ट सरकार, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया था और ये कहा था कि अब ये बोलिवारियन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला माना जाएगा। ऑयल इंडस्ट्री जो है नेशनलाइज हो चुकी थी, यहाँ तक कि जो तब भी जो बाहर के जो अमेरिका की मल्टी कॉन्टिनेंटल कंपनीज थीं, शेवरॉन है, एक्सन मोबाइल है, कोको है, वो वहाँ थी। उनको ये कहा गया था कि आप प्रोड्यूस कीजिए ऑयल और उसको आप हमारी सरकारी कंपनी पेडीवेसा को बेचिए। अब जो पेडीवेसा है ना, पेट्रोलियम दे वेनेजुएला SA, जो पेडीवेसा कंपनी थी वो पूरी की पूरी प्रो अमेरिकन थी और वहाँ के लोग इतने फिल्दी रिच, जिसको आप कह सकते हैं वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स को, कि वो मूड होने पे पेरिस फ्लाई कर जाते थे सिर्फ डिनर लेने के लिए कि आज फ्रांस में डिनर करेंगे। आप समझ लीजिए कितने पैसे वाले लोग थे। बट ये तो सिर्फ 10% लोग ऐसे रहे। 10% लोग हैं। तो वेनेजुएला की इनकम का, आय का 90% से ज़्यादा तेल से आता था। अब अगर उस 90% पे 10% से कम लोगों का कब्जा है तो नेचुरल है कि पब्लिक को, तो आम जनता को, तो आम आदमी को तो परेशानी होगी। चावेज इसी लहर पे चढ़ के आए थे और चावेज ने आते ही पहले क्या हुआ कि 2 साल के अंदर ही पेडीवेसा के और अमेरिकन उसकी वजह से वहाँ एक सैनिक क्रांति हो गई अप्रैल 2002 में, लेकिन वो असफल रही चावेज की वजह से। चावेज ने कुछ इस तरह से किया कि वो असफल हो गई। अब उसके बाद चावेज ने फिर नकेल कसना शुरू किया ऑयल कंपनी पर। ऑयल कंपनी ने हड़ताल कर दी। देखिए, अब
सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश, तेल का सबसे बड़ा भंडार, और वहाँ की जो नेशनलाइज कंपनी है उसने हड़ताल कर दी। चावेज ने एक झटके में 1/3 लोगों को कलम के एक झटके से बर्खास्त कर दिया। वो सड़क पे सैटरडे को मार्केट में सब्जी और चीनी बेचने लगे उनके एग्जीक्यूटिव्स। मतलब इतने वो थे, और सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स नहीं, उनकी सेक्रेटरीज, उनके क्लर्क्स वीकेंड पे मियामी जाते थे शॉपिंग करने। अब वहाँ उन्हें दामे दो से निकनेम दिया गया था कि गिव मी डजन्स। वो एक दो में नहीं, वो दर्जनों के हिसाब से शॉपिंग करते थे अमेरिका में। ये स्थिति थी, और दूसरी ओर जनता भूख से मर रही थी। तो जब इन्होंने किया, हड़ताल हो गई, और मैं उसे पहुंचा ही था, पता लगा हमारे राजदूत साहब ने कहा कि हमारी तो एम्बेसी के आगे धरना दे रहे हैं लोग। क्या हुआ कि जब हड़ताल हो गई तो सरकार ने एडवर्टाइजमेंट निकाल करके बाहर से रिक्रूटिंग कंपनी से अपने टैंकर्स के कैप्टन्स मंगाने शुरू किए, और उसमें मुंबई से कुछ सिख कैप्टन्स पहुंच गए। अब वो जब एयरपोर्ट पे उतरे तो सिख तो जो हैं वो पगड़ी की वजह से डिस्टिंग्विशेबल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये हुआ कि ये तो भारत है, भारत सरकार ने भेजा है। तो विपक्ष ने हमारे एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करना शुरू किया। हमने बड़े मुश्किल से समझाया कि भाई ये तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो बहरहाल वो असफल हो गई हड़ताल। उसके बाद चावेज ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर देखिए, वहाँ पे डॉक्टर्स भी जो यूएस से पढ़ के आते थे, यूएस सबसे नज़दीक था डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो डॉक्टर यूएस से पढ़ के आते थे वो धनी मानी बस्तियों में ही प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि वहाँ एक प्रथा थी कि डॉक्टर की फीस के अलावा रोगी कुछ गिफ्ट देता है डॉक्टर को, कुछ गिफ्ट कहते थे बख्शीश टाइप। तो अब नेचुरल है, जहाँ ज़्यादा पैसे वाले लोग रहेंगे वहाँ ज़्यादा बख्शीश मिलेगी, वहीं डॉक्टर ज़्यादा जाएंगे। विद द रिजल्ट की दूसरी जगहों पे डॉक्टर की कमी थी झुग्गी झोपड़ियों में। तो चावेज ने क्यूबा से डॉक्टर मंगाने शुरू किए। क्यूबा भेज के अपने डॉक्टर्स को, अपने लोगों को भी पढ़ाना शुरू किया। लोगों ने हल्ला किया कि ये तो अधकचरे हैं, एकदम अधकचरे ज्ञान वाले हैं। तो चावेज ने कहा ठीक है अधकचरे हैं, 50% तो है ना उन्हें डॉक्टरी का ज्ञान, बजाय इसके कि कोई भी डॉक्टर ना हो, कुछ तो डॉक्टर्स होंगे। तो ये शुरू किया। तो धीरे धीरे फ्रिक्शन बढ़ता गया। अमेरिका को ये पसंद नहीं था, क्योंकि अमेरिका में ये बुश रिजीम से शुरू हुआ। बुश जो है वो भी कट्टर खिलाफ थे वेनेजुएला के। यहाँ तक कि बुश ने भी कहा था कि हम कभी वेनेजुएलन राष्ट्रपति को हम डिथ्रोन करेंगे। और वेनेजुएलन राष्ट्रपति जो ह्यूगो चावेज थे, काफ़ी पॉपुलर फिगर, बहुत पॉपुलर है। यस, हम मिले हैं उनसे। तो ह्यूगो चावेज ने साफ साफ ये कह दिया था कि सीनियर पेलेग्रोसो, मतलब मिस्टर डेंजरस, वो बुश को मिस्टर डेंजरस कहता था कि मिस्टर डेंजरस देखना है, आपके यहाँ भी इलेक्शन, हमारे यहाँ भी इलेक्शन देखना है, इसके बाद आप व्हाइट हाउस में रहते हैं या मैं मेरा फ्लोरेंस पैलेस में रहता हूँ। लेकिन बहरहाल दोनों जीत गए। तो चावेज ने जो करना शुरू किया था, अब एक तरह से समझ लीजिए कि ये विशियस सर्किल टाइप हो गया। चावेज जितना शिकंजा कसते उतना ही और गरीबी बढ़ती, फिर वो उसको दूर करने के लिए और दूसरे मेजर्स अपनाते, फिर वही होता। तो चावेज तक तो ठीक था, लेकिन चावेज के बाद जब उनके निकोलस मादुरो आए, ये ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन चावेज की नज़रों में चढ़ गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, बाद में प्रेसिडेंट। तो एक जैसे कि साइकोलॉजिकली ये होता है कि कोई एक रिएक्शन होता है तो उसका रिएक्शन उसी तरह से हम करना चाहते हैं। तो वो होता गया, वो एक तरह से स्पाइरल करता गया, स्नोबॉल इफेक्ट जिसको आप कह सकते हैं, कि जितना ही ज़्यादा विपक्ष ने किया उतना ही उसका रिएक्शन। लेकिन सर अभी जो अमेरिका ने जो सैन्य कार्रवाई की, अब देखा जाए तो अगर हालात चाहे जैसे भी हो किसी भी देश में, आपने जो कहा,
अमेरिका कोई नहीं होता उसमें हस्तक्षेप करने वाला, चाहे हालात हमने पाकिस्तान में भी बहुत ख़राब देखे, चाहे हमने हालात नेपाल में भी ख़राब जी देखे, श्रीलंका में भी ख़राब होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई की जाए, लेकिन इस पर बाकी देशों की चुप्पी और हमारे देश की भी चुप्पी, क्या ये एक तटस्थ राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाता है भारत का, या क्या कहता है? देखिए, हमारे देश ने तो इसलिए दुनिया के देश अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने निहित स्वार्थ की वजह से चुप है। हमारा भी स्वार्थ है, मुझे ये कैंडिडली कहने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा स्वार्थ क्या है कि चावेज़ ने अपने टाइम में 2005 में जब चावेज़ यहाँ स्टेट विजिट पे आए थे, बिना किसी टेंडर, बिना किसी उसके ओएनजीसी विदेश को 2 ऑयल फील्ड उन्होंने दे दिए थे, अलॉट कर दिए थे। वहाँ से हम ऑयल निकाल रहे थे। सैन क्रिस्टोबल में हम जो ऑयल फील्ड है उसमें हमारा 49% का स्टेक है, और जो कोको में है, कोको या सराबोबो में, उसमें हमारा 18% का स्टेक है। वो हम निकाल रहे थे, वो अमेरिकन सैंक्शन की वजह से बंद हो गया। हमने अगस्त से लेकर के, पिछले अगस्त से लेकर दिसंबर तक हमने ट्रंप शासन को ये कहा लगातार कि भाई हमें तो ये करने दीजिए, हमें अपने ऑयल की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं माने। अब कह रहे हैं कि भारत को तेल दिया जाएगा। वो अब कह रहे हैं तेल दिया जाए, अभी तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अमेरिका का, मैं तो वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। बिल्कुल। हाँ, भारत को तेल दें वो सही है, लेकिन कम से कम जो हमारे 2 ऑयल फील्ड्स हैं कंसेशंस, उन पे तो आप शुरुआत कीजिए हमें तेल निकालने के लिए। बिल्कुल। तो वो उन्होंने नहीं किया। हमारी जहाँ तक बात है, देखिए किसी भी 2 देशों के झगड़े में हम ये नहीं कहते कि ये देश सही है या ये देश, जैसे रूस और यूक्रेन में भी बिल्कुल। भारत ने बिल्कुल न्यूट्रल बिहेवियर रखा। हमने यही चीज़ इजराइल और हमास में कही, हमास में कहा। हमने यही चीज़ अजरबैजान और आर्मीनिया में कही। हम देशों के झगड़े में नहीं पड़ते, हम ये कहते हैं कि आप आपस में मामला बैठ करके सुलझाइए, हम मीडिएट भी नहीं करेंगे, हम आपको कंजीनियल एटमॉस्फेयर बनाने में, आपको सही वातावरण बनाने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन काम आपको करना है, बैठ के डिस्कस आपको करना है। ट्रम्प कहा जाता है कि भारत से गुस्सा है कि मोदी जी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया और ये नहीं किया, वो नहीं किया। ट्रम्प की जहाँ तक बात है, मैं सोचता हूँ कि ट्रम्प खुद ही नहीं कभी कभी जानते कि वो क्या कहने वाले हैं या क्या कहेंगे या वो क्या कह चुके हैं। तो दुनिया के देश इस वक्त एकदम असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। यही मैं कहना चाहती हूँ सर कि इंटरनेशनल बॉडीज़, क्या वो भी मौन रहेंगी? क्या वो भी कोई स्टैंड नहीं लेंगी? इंटरनेशनल लॉज का इस तरह से उल्लंघन होगा, यूएन कहाँ है? ये सारे सवाल लोगों के मन में हैं। देखिए, यूएन में सबसे बड़ी जो है एक्शन टेकिंग बॉडी या सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी। सिक्योरिटी काउंसिल में 1945 से ही 5 परमानेंट मेंबर हैं, और प्रथा ये है, अब तो खैर 10 और हो गए हैं, नॉन परमानेंट रोटेटिंग हो गए हैं 2 साल के लिए, लेकिन वहाँ पर नियम यह है कि किसी भी प्रस्ताव को सर्वसम्मति, 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति चाहिए। और यहीं पर समस्या आ जाती है। ये अमेरिका के फ़ायदे की बात नहीं है। अब अगर कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव आया, अमेरिका ने वीटो कर दिया, प्रस्ताव गिर गया, सिक्योरिटी काउंसिल असहाय है। और ये अभी ही नहीं, इसके पहले आपने देखा कि यूक्रेन वाले में भी रूस के खिलाफ कितने प्रस्ताव आए, रूस ने वीटो कर दिया, क्योंकि रूस भी वीटो पावर है। तो अब सिक्योरिटी काउंसिल अपने ही जाल में फंस गई है कि अगर किसी भी संघर्ष की स्थिति में अगर 5 में से कोई एक देश इन्वॉल्व होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पाएगी। फिर अगर हम देखें नेटो का, तो आप देखिए ना, जिस तरह से अमेरिका का स्टैंड है, वो अपने ही देश पे क्या, मतलब अपने ही मेंबर के खिलाफ क्या अटैक करेगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कि ग्रीनलैंड ये कहता है कि नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कैसे ये, मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड। अमेरिका ने किया है रूस यूक्रेन युद्ध में, उससे पहले रूस से
तुर्की एक मेंबर है, तुर्की एक नेटो मेंबर है, और तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है। उस पर अमेरिका ने काटसा के अंतर्गत सैंक्शन लगा दिया अपने ही नेटो मेंबर पर। बिल्कुल। तो अब नेटो बिना अमेरिका के कुछ भी नहीं है। नेटो की 60% से ज़्यादा फंडिंग अमेरिका की होती है। अभी नेटो के पास कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि अभी पिछले फरवरी में ही शायद नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने एक वो करने के लिए कहा था, एक जगह बोलते हुए कहा था कि रूस के मामले में कि आप अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है, डिफेंस बजट 5% करने के लिए तैयार रहिए। 5% करना है आपको, क्योंकि आप पास है ही नहीं डिफेंस बजट। ज़्यादातर देशों के पास 3% से भी कम है। सिर्फ पोलैंड और 5 और देशों के पास 3% है। बाकी तो 1.5%, 2% ऐसे उनके GDP का बजट है मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ज़्यादातर अमेरिका देता है। तो बल्कि उन्होंने तो कहा भी, सेक्रेटरी जनरल ने, उन्होंने बड़े क्रिप्टिक लैंग्वेज में कहा कि आइदर you should increase your defense budget to 5% or be prepared to learn Russian. क्या तो आप 5% कीजिए, नहीं तो आप रूसी भाषा सीखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सारा रूस हो जाएगा। तो नेटो भी कुछ नहीं कर सकता। बाकी G20 भी, किसी के पास शक्ति इतनी नहीं है ना। संप्रभुता के नाम पे आपने सारे देश स्वतंत्र हैं, कोई देश का नहीं कहता कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कितने लोगों के खिलाफ सैंक्शन किए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फिर अमेरिका का इंटरेस्ट सर कोलंबिया और मेक्सिको में क्यों है? जैसे अगर हम ये तो चलिए वेनेजुएला हमने सुना, लेकिन कोलंबिया और मेक्सिको को क्यों धमकियां मिल रही हैं? देखिए, ये बड़ी ही विचित्र बात है। अमेरिका का इंटरेस्ट पहले कोलंबिया में नहीं होता था, क्योंकि कोलंबिया में वेस्ट ओरिएंटेड सरकार थी। अब पिछले 2 साल से कोलंबिया की शासन सत्ता बदल गई है, थोड़ी सी लेफ्ट ओरिएंटेड सरकार है। वो चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं। अमेरिका चिल्लाता जरूर है कि नार्कोटिक्स ड्रग्स। फैक्ट ये है कि पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा ड्रग्स की समस्या, सबसे ज़्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन वो कोलंबिया में हो रहा है। और कोलंबिया में ही वो FARC वगैरह जो ड्रग्स के बड़े बड़े कार्टेल हैं। लेकिन अमेरिका अभी तक इसलिए नहीं बोल रहा था कि वहाँ पर प्रो वेस्ट, प्रो अमेरिकन सरकार थी। अब चूंकि सरकार दूसरी है, इसलिए उनको बोलना है, इसलिए उनको हल्ला करना है, इसीलिए मेक्सिको को भी हल्ला करना है। और वैसे भी अमेरिका को कोई इसमें कोई गुरेज नहीं होता कि कहीं भी किसी को भी क्रिटिसाइज कर दें, खास तौर से जब ट्रंप यहाँ पर मौजूद है। आपने देखा ही होगा कि कनाडा को कह दिया कि आप हमारे 51वें राज्य बन जाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं कि $4 मिलियन हर एक नागरिक को दे देंगे। और तो ग्रीनलैंड तक वो पहुंचना चाहते हैं रशिया के लिए? नहीं, रशिया के खिलाफ नहीं कर रहे हैं चीन के खिलाफ। लेकिन मामला रशिया और चीन का ही नहीं, मामला ये है कि ट्रंप न पॉलिटिशियन है, न स्टेट्समैन है, न डिप्लोमेट है। ट्रंप एक खालिस 100% बिजनेसमैन है। वो भी पूरी तरह सफल नहीं, आधे फेल्ड बिजनेसमैन है। वो अपने दादा के एम्पायर को ही संभालने, यही बहुत है। ट्रंप हर चीज़ को एक डील के रूप में देखते हैं, वो डीलर हैं। और वो जहाँ जाते हैं, आपने देखा कि उन्होंने यूक्रेन में डोनबास रीजन में जो एग्रीमेंट किया, वो ये कि वहाँ के खनिज पदार्थ आप निकालिए और ट्रंप की कंपनी, ट्रंप के बेटे की कंपनी। पाकिस्तान में क्या हुआ? ट्रंप के बेटे और दामाद। ग्रीनलैंड में भी यही होगा अगर होगा तो, क्योंकि उनको चाहिए कि वो पैसा जितना वो खुद, ये उनके व्यक्तिगत। ये तो ट्रंप की दादागिरी लग रही है सर। बिल्कुल दादागिरी है। उस आदमी को कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है। आपने कई बार देखा होगा, अभी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि वी विल रन वेनेजुएला फॉर सम ईयर्स। तो उनके मार्को रूबियो को आके बताना पड़ा कि नहीं इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब थोड़ी दिन मैनेज करेंगे और फिर। तो ट्रंप के साथ दिक्कत यही है कि ट्रंप
क्या कह जाएं ये उनके समर्थकों को भी नहीं पता है। अब इधर रिजल्ट की लिपापोती करना पड़ता है स्टेट डिपार्टमेंट को। सर, तो जब जैसे आपने कहा कोलंबिया के मसले पर कि उनका अपना आदमी नहीं है, तो अब वो कोलंबिया की बात कर रहे हैं। वही वेनेजुएला में देखा। अब अगर हम बांग्लादेश देखें तो अगर कोई नोटिस करे तो मोहम्मद यूनुस जो हैं वो पीस प्राइज विनर हैं हाँ, और प्रो अमेरिकन हैं। वो इनके आदमी हैं। हाँ, तो सेम स्ट्रैटेजी वो वहाँ अपनाना चाहते हैं कि वहाँ उनका अपना आदमी हो, वेनेजुएला में भी अपना आदमी हो। पीस प्राइज विनर ही हैं शायद जो उपराष्ट्रपति वहाँ की हैं। नहीं नहीं, नहीं। वो मारिया कोरिना मचाडो जो हैं हाँ। वो नेता विपक्ष हैं, हाँ। लेकिन वो नहीं है। डेजी रोड्रिगेज जो हैं उपराष्ट्रपति हैं, अभी एक्टिंग राष्ट्रपति हैं। तो पीस प्राइज से कोई संबंध है? पीस प्राइज मारिया को मिला है, मारिया कोरिना मतलब मचाडो। वो हर जगह अपना मोहरा बैठाना चाहते हैं। हाँ, यही है। नहीं तो आप इसी से देख लीजिए कि ट्रम्प को या उनके समर्थकों को, मुझे समझ में नहीं आता बेसिक चीज़ें क्यों नहीं पता होती। पिछले साल आपने देखा कितना हल्ला हुआ, ट्रम्प ने कहा मैं पीस प्राइज का दावेदार हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये नहीं समझ में आता कि वो एलिजिबल ही नहीं है किसी भी साल में। जैसे 2024-2025 में नोबेल प्राइज़ के लिए जो है वो एक कट ऑफ लाइन होती है। 28 फरवरी से पहले जितने काम किए हों आपने, उस काम के आधार पे आपको दिया जाता। ट्रम्प तो 20 जनवरी को आए थे, एक महीने में तो उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। और वो आगे बढ़ के ये कह देते हैं कि मैंने शांति वार्ता कराई। हाँ, मैंने शांति वार्ता कराई। एलिजिबल ही नहीं है। वो तो प्राइमा फेसी एलिजिबल ही नहीं थे नोबेल प्राइज़ के लिए 2025 के। 26 के लिए होंगे तो होंगे, लेकिन तब भी ट्रम्प कहे जा रहे हैं और पाकिस्तानी भी तालियां बजा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, और ट्रम्प की सारी टीम भी यही कह रही है, बिना ये जाने कि क्या नियम इसमें क्या है। अगर हम आए सर भारत बांग्लादेश के रिश्ते पर, तो क्या लगता है सर, मतलब कि कभी हमारा एक दोस्त रहा अब शत्रु हो गया है? देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत की विदेश नीति असफल हो गई है बांग्लादेश के मामले में। मैं उनको ये, आपके दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि विदेश नीति जो है सतत प्रक्रिया होती है। वो इंटरनल पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी नहीं होती, वो एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और ये शतरंज का खेल होता है। कभी आप चाल चलते हैं, कभी हम चाल चलते हैं। अब 15 साल तक वहाँ पर हसीना की सरकार थी और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। इसका मतलब ये आप नहीं कहेंगे कि 15 साल हमारी विदेश नीति बहुत सफल थी और अब एकदम असफल हो गई। चीन तब भी कोशिश कर रहा था, अब चीन की कोशिश अब सफल हो गई, चीन और पाकिस्तान की। तो ये आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मालदीव्स में पहले गयूम की सरकार थी जो हमारे समर्थन में थी। उसके बाद नाहिद की सरकार आई जो कि अलग आए। उसके बाद रशीद की सरकार आई जो कि फिर अलग आए। फिर दूसरी सरकार आई, वो फिर हमारे खिलाफ थी। वो फिर मुइज़ू आए, वो इसी लहर पे चढ़ के आए थे, इंडिया आउट की लहर पे, और उन्होंने विश्वमन काफ़ी किया भारत के खिलाफ। लेकिन कुछ दिन बाद उनको समझ में आ गया कि बिना भारत के सहयोग के यहाँ पर वो कुछ भी प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत एक तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इस पूरे एरिया में। कहीं कोई दुर्घटना होती है, कहीं कोई आपदा आती तो भारत सबसे पहले पहुंचता है। दूसरी चीज़, इसमें भारत की नेवी जो है वो उसकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। हमने श्रीलंका में किया, हमने इंडोनेशिया में किया, हमने कई जगह राहत कार्य किए हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि भारत उनको कितने पैसे देते रहा है। इस सब के उनके विश्वभ्रमण के बावजूद हमने उसमें कटौती नहीं की। ये उन्होंने कहा कि हम आपके डोर्नियर प्लेन, आपके हेलीकॉप्टर, वो भी आपको वापस कर देते हैं। हमने कहा ठीक है वापस कर लेते हैं, लेकिन हमने उनको दी जाने वाली सहायता में कटौती नहीं की। इवन उसमें नहीं की जो उनको बजट के लिए दी जाती थी, बजट के लिए ग्रांट दी जाती थी।
म्यूजियो आ गए लाइन पे। ये भी होगा अभी, यहाँ भी स्थिति बदलेगी। कब बदलेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद इलेक्शन के बाद स्थिति में परिवर्तन हो। लेकिन सर जो अभी बांग्लादेश में दिख रहा है या हिंदू एंटी हिंदू जो एक कैंपेन चल रहा है, सर ये अचानक हुआ हादसा तो नहीं हो सकता, ये एक लंबे समय से प्लानिंग चल रही होगी बांग्लादेश में। सो कुड वी नॉट सेंस इट सर? देखिए, हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हो सकता है हमारी इंटेलिजेंस में यहाँ कुछ चूक हुई हो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, क्योंकि वो भांप नहीं पाई हों कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, भारत का विरोध कितना बढ़ रहा है। हालांकि आप ये सही कह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत पहले से शुरू हो गई थी। ये चीज़ अभी से नहीं, 1971 से ही शुरू हो गई थी। आपको याद है कि 71 के बाद जब 75 में मुजीब की हत्या हुई, उस वक्त जो नई सरकार आई, शायद खोंडेकर मुश्ताक अहमद की थी, जो मिलिट्री के जनरल थे, उस वक्त ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है बदल दिया गया था। अमार सोनार बंगला हटा दिया गया था। उन्होंने ये कहा, इसलिए कि उनका कहना था कि ये गाना तो एक हिंदू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उसके बाद जब बीएनपी की सरकार आई, जनरल जियाउर रहमान की, तो वो जो है वो कट्टरपंथियों के ही मदद से आए। अब कट्टरपंथी वहाँ पे उस वक्त कम थे, तो वो जूनियर पार्टनर थे। यहाँ अब इन्होंने इतने दिन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा ली है, और अब तो हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हो गए हैं, फिर प्यार की पींगें बढ़ रही हैं। लेकिन वो भी कब तक होगा? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान भी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के अलावा क्या उनको दे पाएगा? जोग्राफिकली भी पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया वहाँ पे। उनके जो पोर्ट से ट्रांसफ़र होते थे, टेररिस्ट दिए, ड्रग्स दिए, बस वही सब दिया ना। वही सब दिया। और हमने अभी भी देखिए, बांग्लादेश की सरकार के अनुरोध पे हमने अभी भी 50,000 टन चावल भेजने का वो किया, शायद भेजा जा चुका है। अभी भी हमारी परियोजनाएं वहाँ चल रही हैं। ये तो भारत की नेक दिली है। लेकिन सर जो 5 दशक पहले 71 टू 2016 5 दशक हो गए। 5 दशक में क्या आपको ये लगता है कि जो वहाँ की तब जो लोग थे, हाँ, और आज का जो युवा है बांग्लादेश का, वो भूल चुका है कि भारत ने क्या किया है बांग्लादेश के लिए? बिल्कुल आपकी बात सही है। ये देखिए, ये मनुष्य के दिमाग की बात होती है कि जो चीज़ उसने खुद न देखी हो, खुद न भोगी हो, खुद न सहा हो, उसके बारे में वो पूरी तरह से वो नहीं कर सकता, कन्विंस नहीं हो सकता। हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी देखिए कई जगह कई बार यूथ कहते हैं कि अरे गांधी जी ने क्या किया, या कई बार तो ये कहते हैं कि इससे तो अच्छा अंग्रेजों का ही राज था। अरे उनसे पूछिए जो अंग्रेजों के राज में जिंदा थे, उनके ऊपर क्या बीतती थी, और यहाँ कितना संघर्ष हुआ। हाँ, 1857 से लेकर हाँ, मतलब 1947 तक का जो संघर्ष रहा, हाँ, एक तरह से हम और आप तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीढ़ी में पैदा हुए हैं, तो जनरल जी की बात छोड़िए, उनको भी तो सब चीज़ें मिली हैं प्लेट में रख के। इतना संघर्ष नहीं किया है हमारी पीढ़ी ने, आपकी पीढ़ी ने या जनजी ने, तो उनको वो नहीं पता है कि क्या कितनी परेशानी होती। उनको, हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता है कि नमक जो था, नमक बनाने पे पाबंदी थी, लोगों को जेल हो जाती थी। तो वही चीज़ वहाँ है, एक पीढ़ी पूरी, 2 पीढ़ी भी गुजर गई है। और वहाँ पर परेशानी इस बात की भी थी, शेख हसीना ने थोड़ा सा ज़्यादती कर दी थी। ज़्यादती इसलिए की थी कि देखिए, आपने मुक्ति वाहिनी के सेनानियों के लिए तो रिजर्वेशन कर दिया, उनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन कर दिया, उनके भी बच्चों के लिए आप कर रही हैं, तो ये चीज़ तो जनजी को खटकेगी कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में न भागने, उनके बाप ने भी भाग नहीं लिया, वो अब पीढ़ी दर पीढ़ी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसका तो विरोध होना स्वाभाविक था। चीन और पाकिस्तान ने मौके का फ़ायदा उठाया। लेकिन भारत की तरफ से बहुत कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है सर बांग्लादेश वाले इशू पे, तो क्या स्टैंड है भारत का? देखिए, हम बांग्लादेश, हमारी स्थिति थोड़ी सी बड़ी नाजुक है
इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में, क्षेत्र में हम सबसे बड़े देश हैं। पावरफुल पड़ोसियों को भी देख है। लें तो एक वो दादागिरी वाला जो आरोप लगता है, बड़े भाई, बिग ब्रदरशिप, कि बड़ा भाई हमें डांट रहा है, वो कर रहा, तो हमें बहुत संभाल के इसमें काम करना पड़ता है। हमें ये करना पड़ता है कि ऐसे हम ना करें कि जैसे लगे कि हम इनके ऊपर कुछ थोप रहे हैं। ये देखिए, हमने अफगानिस्तान में यही किया। अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आ गई, लेकिन हमने कहा हमारा निवेश, हमारा वो जारी रहेगा। हम उनको समझाने में सफल रहे कि भाई ये किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये अफगानियों के लिए है। श्रीलंका में देखिए यही हुआ, मालदीव में भी अब देखिए यही हो रहा है। तो बांग्लादेश को भी हमें थोड़ा सा विद किड्स ग्लव्स जो कहते हैं वैसे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर कंसेशन देते रहना चाहिए, हमें लगता है, क्योंकि नहीं तो उससे दिक्कत होती, उससे लोगों के मन में ये दुर्भावना होती है कि देखो हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बांग्लादेश के साथ हम अब क्या करें। और ये भी तो हो सकता है कि अगर हमारा अग्रेसिव बिहेवियर हुआ या फिर ऐसा बिहेवियर हुआ जो मतलब, या फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई जवाब दे दिया, तो हमारा जो एक हमारा जो कॉर्डियल रिलेशन रहा है बांग्लादेश के लिए, वो हमेशा के लिए नेगेट हो जाएगा। नेगेट हो जाएगा। हम क्योंकि देखिए ऐसा है कि बांग्लादेश के साथ कई जगहों से, कई क्वार्टर से ये आवाज़ें उठनी हुई कि हमें बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ऑपोजिशन में कहता बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। बड़ा एक्शन क्या है, कोई ये नहीं बताता, कोई ये नहीं बताता, बस कहते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए बड़ा एक्शन। बड़ा एक्शन क्या है? क्या हमला कर देना चाहिए? बहुत स्ट्रैटेजिकली चलना होता है। हाँ, और दूसरी चीज़ देखिए, ये नाजुक चीज़ है। बांग्लादेश में जो हो रहा था या तत्कालीन इस पाकिस्तान में जो हो रहा था, उसका डायरेक्ट इफेक्ट, उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आ गए हमारे यहाँ शरणार्थी बन के, और हमारी सीमाओं की सुरक्षा में दिक्कत हो गई। यहाँ अभी वो स्थिति नहीं है। हम इसीलिए यही कह सकते हैं कि उनको बार बार प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, विश्व जनमत से कह सकते हैं, अनेक संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार आयोग और भी जो इंटरनेशनल या रीजनल एजेंसीज हैं, वहाँ ये बात उठा सकते हैं कि भाई ये गलत किया जा रहा है। इसके अलावा हम बांग्लादेश पे आक्रमण नहीं कर सकते। चाहे भारत की स्थिति सर बहुत अच्छी है और बड़े भाई की भूमिका जैसा आपने कहा, लेकिन भारत की स्थिति एक ये भी है कि क्या हम मतलब भारत को बहुत सोच समझ के चाल चलनी होती है, क्योंकि हम चारों तरफ से हम जो एक तरफ चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो भारत के लिए स्थिति थोड़ी सी तो डगमगाती ही है। जी बिल्कुल, बहुत ही संभल के चलना चाहिए। आपने देखा नेपाल के साथ भी ओली कितना विश्व भ्रमण कर रहे थे कि ये बॉर्डर हमारा, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा हमारा है, काली नदी का कोर्स चेंज करने वाले थे, सारा बॉर्डर पोस्ट इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हटा देते थे, आगे बढ़ा देते थे, लेकिन हमने बहुत उसको बड़े सोच समझ करके वो किया। तो लोग यही चीज़ पाकिस्तान के साथ भी है। मैं कहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर को लेके भी लोग कहते हैं कि भाई हमको हमला कर देना चाहिए था, हमको लाहौर क्या, हमको रावलपिंडी तक चले जाना चाहिए था। सवाल ये है कि आप उतना ही करें जितना ज़रूरी हो। संदेश देना काफ़ी, संदेश देना। उन्होंने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या की, हमने उसके जवाब में उनके 7-8 ठिकाने ध्वस्त किए, टेरर कैंप्स। उन्होंने हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, हमने उनके 9 मार डाले, रहीम यार खान, नूर खान बेस वगैरह वगैरह, हमने वो ख़त्म कर दिया। उससे ज़्यादा हम नहीं करते। देखिए, जनरल नवाने ने, मनोहर नवाने, बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी गाड़ी को ड्राइव करना वो खूबी नहीं ड्राइवर की कि कितना तेज चलाता है, कब रोक सकता है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, कब आप रोकें। उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके निर्दोष नागरिकों की हत्या करें। बिल्कुल। जिन्होंने की, हमने उनके ठिकाने नष्ट किए। उन्होंने हमारे मिलिट्री को टारगेट किया, हमने उनकी मिलिट्री को नष्ट कर दिया। एब्सोल्युटली। तो वो उतना होना चाहिए, एक रिस्ट्रेंट जो है वो ज़रूर होना चाहिए विदेश नीति में, कि हम उतना नहीं करेंगे जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। मैसेज चला जाए वही बहुत है।
चलिए, एक संवेदनशील ये वक्त है, मौका है भारत के लिए, लेकिन भारत इसमें बहुत समझदारी रखता है कि अपने पड़ोसी मुल्क हों या फिर दूर दराज के देश हों, कैसे संबंध स्थापित करना है, कैसे बनाना है। भारत इसमें मुझे लगता है बहुत ही समझदार है। जी, थैंक यू सो मच सर, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और आपसे जल्द मिलना चाहूँगी फिर से जब आपकी किताब तैयार हो जाए। बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो उम्मीद करती हूँ कि ये एक जानकारी से भरा पॉडकास्ट आपके लिए रहा होगा और आपने काफ़ी एंजॉय भी किया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, क्योंकि इस तरह के मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हम लेकर आते रहते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार।